नेपाल अपना भविष्य तलाश रहा है। नेपाल शांति तलाश रहा है, लेकिन इसके लिए चाहिए उसे एक नेता, एक चेहरा, एक प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कवायद तेज हुई। हालांकि अब अलग थलग बने सभी ग्रुप ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बना ली। आज ही वो शपथ भी लेंगी, लेकिन जिस जेएनजी के आंदोलन के तौर पर नेपाल में बगावत शुरू हुई, उसमें खींचतान है। यही वजह है कि ये पीएम का पद कांटों का ताज है। भारत का सवाल में आज इसी पर। हिंसा की आग में जलते, सुलगते और धधकते नेपाल का अब क्या होगा? जेएनजी ने अपनी मांगों को लेकर नेपाल का जो हाल किया, उसने नेपाल को कई साल पीछे धकेल दिया है। अरबों खरबों में हुए नुकसान के बाद अब नेपाल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। नेपाल में हुए सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी इतनी आसान नहीं होगी। ऐसे में नेपाल को पटरी पर लाना नए प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। नेपाल में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था, 6 दिन में 6 ट्रिलियन से ज्यादा नुकसान, 3800 करोड़ का संसद जलकर खाक, होटल इंडस्ट्री को 16 अरब का नुकसान, राष्ट्रपति, पीएम से लेकर मंत्रियों के घर जलाए गए, सभी सरकारी दफ्तर खाक हो गए। जितना नुकसान हुआ उससे 3 गुना ज्यादा बनाने में लगेगा। नेपाल पहले से ही बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है। लैंडलॉक्ड नेपाल में रोजगार के बहुत ज्यादा मौके नहीं हैं। यही वजह है कि 70 लाख से ज्यादा नेपाली दूसरे देशों में काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में नए पीएम के लिए ये काम कांटों के ताज जैसा होगा। एक तरफ देश को बेरोजगारी और गरीबी से निकालने का जिम्मा होगा, तो दूसरी तरफ बेकाबू होकर अपने देश का नुकसान करने वाले युवाओं की मांगों को भी पूरा करना होगा। हिंसा के नशे में चूर नेपाल के युवाओं ने अब एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया है, और ये वो रास्ता है जो हर बार किसी फैसले के विरोध में नेपाल की सड़कों पर दिखेगा। और अब ऐसे में नए प्रधानमंत्री के लिए नए नेपाल को बनाना एक ऐसा काम है जो किसी भी सूरत में आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो वही सवाल, क्या नेपाल बहुत जल्द पटरी पर लौटेगा? क्योंकि नेपाल में जिस तरह से हिंसा हुई, जितना नुकसान हुआ, 1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान, इसे कैसे पूरा किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी है। कौन है? अब आपको बता रहे हैं। सुशीला कार्की साहसिक फैसलों से अपनी पहचान बनाई पहली मुख्य न्यायाधीश नेपाल की रही है महिला। नेपाल में करप्शन विरोधी चेहरा भी सुशीला कार्की है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर कई बार सख्त बयान भी सुशीला कार्की ने दिया। 2006 में देखिए भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत के रूप में पहचान, और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की चीफ जस्टिस रही। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर निष्पक्ष और ईमानदार छवि क्यों चुना गया, यह मैं आपको बता रहा हूं। सेना बालेंद्र शाह का समर्थन, जी हां, इन दोनों का समर्थन है। जेएनजी के कई गुट भी इनसे सहमत हैं, और अब सभी गुट इनका समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए, ये खासियत हम आपको सुशीला कार्की की बता रहे हैं, क्योंकि वो अब नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाले, अंतरिम सरकार की प्रमुख बनने वाली हैं। निष्पक्ष और ईमानदार छवि, नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही, और सेना के साथ साथ बालेंद्र शाह का भी समर्थन। और बताया जा रहा है पहले ना कहा था, उसके बाद सेना के प्रमुख ने इनको मनाने के लिए 15 घंटों का वक्त लिया, और इन 15 घंटों में सुशीला कार्की को समझाया गया, उसके बाद उन्होंने इस पर हामी भरी थी। तो सुशीला कार्की क्यों, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। क्योंकि नेपाल में जिस तरह से विद्रोह हुआ जेएनजी का, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन सवाल भारत का भी है। भारत का क्या सवाल? सवाल नंबर 1 जो हम आपको बता रहे हैं, बेहद जरूरी है सवाल, क्योंकि जो भी पीएम बनेगा उसके लिए सवाल है, क्या नेपाल का पीएम पद जो है वो कांटों का ताज है? ये भारत का सवाल, जिस पर हम जवाब भी ढूंढेंगे। इसके अलावा यह भी सवाल है कि कैसे पूरा होगा 1 ट्रिलियन का जो नुकसान हुआ है, ये आखिर इसकी भरपाई कैसे होगी? क्या पटरी पर बहुत जल्द नेपाल लौट पाएगा? सवाल बेरोजगारी, गरीबी और जेएनजी को लेकर क्या अब नई परेशानी है? क्या उधार से नया नेपाल बनेगा? क्योंकि नेपाल लैंडलॉक है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है
कि आखिर नेपाल, नया नेपाल का निर्माण कैसे होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है। पैनल का परिचय करा दूं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के। रमन पांडे जी हैं, संस्थापक मधेशवादी नेपाल। डॉक्टर श्वेता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजीव जी आपके पास आऊंगा। मुश्किल तो थी नेपाल में नेता चुनना, सहमति भी बन गई, लेकिन क्या वाकई कांटों का ताज होगा? जो सवाल मैं उठा रहा हूं, नेपाल में जो नया प्रधानमंत्री बनेगा वो कांटों का ताज पहन रहा है, नए नेपाल को बनाना भी है। देखिए, ये निसंदेह कांटों का ताज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेपाल के आंतरिक हालात अच्छे नहीं हैं, वहां की आंतरिक स्थितियां अच्छी नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी का संकट हो, मुद्रास्फीति का संकट हो, भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या है। वहां का जो पॉलिटिकल क्लास है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था, और आज भी वहां पर भ्रष्टाचार के बड़े मामले वहां पर हैं, घोटाले हैं। और ऐसे में नेपाल में जो शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बनाना उनकी पहली प्राथमिकता अवश्य होगी, और जो कि आसान नहीं होगा। लेकिन सुशीला कार्की जी, जो कि बेहद अच्छी छवि रखती हैं, उत्तम छवि रखती हैं, और वो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला प्रधान न्यायाधीश रही हैं, और उनका जो पूरा कैरियर है वो बेदाग रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि उनकी जो गार्जियनशिप है और उनका जो एक बड़ा कद है, उसका गाइडेंस नेपाल के लोकतंत्र को मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि उनके नेतृत्व में नेपाल में स्थितियां बेहतर होंगी, बेहतर सामान्य बनेंगी। और जाहिर है कि उनकी सबसे बड़ी पहली तात्कालिक जो प्राथमिकता है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना। और साथ ही साथ मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि वो जो जेन जी है, जो वहां के अन्य जनरेशन के लोग हैं, उनके साथ वो संवाद भी स्थापित करेंगे, जो कि नितांत आवश्यक है। उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगी। और जाहिर है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा जो उनका कार्य ये होगा कि वो जल्द से जल्द इलेक्शंस को कराने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने का जो मार्ग है वो प्रशस्त करने के लिए वो अपनी पूरा अपना योगदान देंगी। और ये बहुत ही अच्छा वहां पे एक निर्णय हुआ है कि सुशीला कार्की जी को उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। वो जाहिर है कि एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि सुशीला कार्की जी का भारत के साथ एक गहरा कनेक्ट है। बिल्कुल। मेरे गृह शहर वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वो पढ़ी हैं। और जाहिर है कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो कनेक्ट है वो भी गहरा है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तो है ही। तो ये जो रोटी बेटी का जो रिश्ता है उसको वो मजबूत बनाने का कार्य करेंगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं संजीव जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। मैं श्वेता जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जो नया चेहरा सुशीला कार्की जी हैं उन पर बहुत दारोमदार होगा, बहुत जिम्मेदारी भी होगी। लेकिन कैसे बनेगा नया नेपाल? आप देख रहे हैं बेरोजगारी है, वहां गरीबी है, उल्टा जेनजीज ने हजारों करोड़ का नुकसान कर दिया है। कैसे बनेगा, क्या लग रहा है, कैसे सुशीला कार्की निपटेंगे इन सब चीजों से? थैंक यू अनुपम जी। आई थिंक अगर हम देखें तो अभी जो जिसे कह सकते हैं कि रोड अहेड वो आसान नहीं होगी, एंड वो रोड अहेड आसान नहीं होगी। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जेनजी मूवमेंट किन पिवट्स पे आगे बढ़ा है, एंड वो पिवट्स जो थे, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की है। अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की डिमांड्स को समझने की कोशिश करें तो उनका उसमें एक और जो बहुत अहम हिस्सा है, दैट इज आस्किंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। पर अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें, क्या जेनजी मूवमेंट के अंदर अभी कंसेंसस है? एंड अगर इस सवाल की अगर हम देखें तो जेनजी मूवमेंट के अंदर भी इस समय इस चीज को लेकर कंसेंसस नहीं है। ये कंसेंसस जरूर इमर्ज हुआ है कि सुशीला कार्की जो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं एंटी करप्शन मूवमेंट के तहत एकदम साफ उनकी पर्सनालिटी है। बट इफ यू आर लुकिंग एट द रोड अहेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, आई थिंक द चैलेंजेस आर मैनिफोल्ड, एंड वो चैलेंजेस आपको ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यूथ मूवमेंट्स को समझना पड़ेगा। अगर हम जेनजी मूवमेंट्स को समझ रहे हैं, यहाँ पर एक शेयर्ड एंग्जाइटी है, शेयर्ड एंग्जाइटी वीज़-अ-वी आप करप्शन को लेकर, स्ट्रक्चरल इश्यूज को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, स्टिफलिंग ऑफ स्पेसेस, डिसेंट की अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया बैन हुआ था। बट अगर हम देखें कि जो नया नेपाल का निर्माण है,
क्या हमारे पास एक जेनजी की तरफ से एक ब्लूप्रिंट है? क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कई स्ट्रैंड्स हैं। बलन शाह एक स्ट्रैंड है इसमें, सुदन गुरुंग एक स्ट्रैंड है इसमें, तनुजा पांडे एक स्ट्रैंड है, तो काफ़ी सारे स्ट्रैंड्स हैं इसमें। तो नया नेपाल की अगर आप निर्माण की बात करें, वो ब्लूप्रिंट कैसे इमर्ज करेगा, कैसे एक एक्टिव डायलॉग होगा, ये हमें ग्रेजुअली देखना पड़ेगा। तो इसके आई थिंक 3 अहम पहलू मैं इसको बोलूँगी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सोशल कोहेशन। इन 3 चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाएगा, वो एक इंटरिम सरकार के लिए एक बहुत मेजर चैलेंज रहा जाएगा। इसके साथ श्वेता जी, आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है वहीं से जुड़ी। कैबिनेट की बैठक में आपातकाल का फैसला लिया जाएगा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अगले 6 महीने के लिए नेपाल में आपातकाल लगने वाला है और इसका फैसला पहली कैबिनेट की बैठक जब होगी, जब शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उसी दौरान लिया जाएगा, जब तक चुनाव नहीं होते, यानी अगले 6 महीने तक नेपाल में आपातकाल लागू होगा। देखिए, इंपैक्ट दिखने लगा है, असर दिखने लगा है कि जैसे ही अंतरिम प्रमुख का ऐलान हो गया, उसके बाद अब यह भी तय हो गया कि कैबिनेट की बैठक में क्या होगा। और मैं वापस आऊंगा रमन पांडे जी आपके पास, आप वहां हैं। सवाल मेरा यही है कि नेपाल कैसे बनेगा, क्योंकि जंजीज ने जो कुछ किया, तख्ता पलट करना था, नेताओं से नाराजगी थी, नेताओं को निशाना बनाते, नेताओं से बात करते, उनसे विरोध होता, लेकिन आपने तो अपने नेपाल को ही बर्बाद कर दिया। मानते हैं इस बात को? जी नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो जगत जननी जानकी की भूमि जनकपुर धाम से मैं आप सबों को नमस्कार प्रणाम करता हूं। देखा जाए यहाँ चर्चा क्या हो रही थी, तो इन विपरीत परिस्थितियों में क्या नेपाल का पुनर्निर्माण हो पाएगा। निश्चित रूप तौर से मैं इतना निवेदन करूं कि आपने देखा होगा कि इतनी भीषण परिस्थिति माओवादियों के समय में था, तो उससे भी नेपाल आगे निकल पाया। तो अवस्था क्या है कि इसके आपको जड़ में प्रवेश करना पड़ेगा कि क्यों नेपाल में ऐसी परिस्थितियां आई। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं प्रवेश करूंगा कि ये जो अंडर करंट जो था ना, ये बहुत दिनों से युवाओं के बीच में, जिसको आप जेनजी बोलते हैं, ना सिर्फ जेनजी, जेन वाई जो 18 से ऊपर के लोग हैं, जेन एक्स जो बुजुर्ग लोग हैं, उन सबों के भीतर यह विषय आ गई थी कि जिस टैक्स से हम देश को, दुनिया की एक ऐसी हमारी देश है जहां 40-44 तरह का टैक्स लगाया गया, तो इस टैक्स से जो नेता लोग मौज करते हैं, उनके बच्चे मौज करते हैं। 3 करोड़ की पॉपुलेशन में 70 लाख का हमारा जनसंख्या विदेश में है। यहाँ की जो रेवेन्यू है विदेशी श्रम से हमें मिलती है, और फिर भी हमारे बजट का जो विकास योजना में 70% से मतलब 50 से 60% से अधिक का भ्रष्टाचार होता है। तो लोग अंदर ही अंदर बहुत आक्रोशित हो चुके थे। और इन्हीं बीच क्या हुआ कि प्रधानमंत्री हमारे ओली साहब जब चाइना भ्रमण से लौटते हैं, मैं समझ रहा हूँ, उस आंदोलन के बारे में अच्छे से समझ रहा हूँ, नाराजगी थी लोगों में, परेशानी थी, लेकिन जिस टैक्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अब अगर नेपाल को बनाना होगा तो 4% टैक्स की बात करें, हो सकता है वो 15% हो जाए। बैकग्राउंड हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसलिए प्रवेश किए कि लोग कह रहे हैं इसमें विदेशी शक्तियों की हाथ है, ऐसे डिजाइन हुआ। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं कि जिस घर के शासक प्रशासक थे, जिस घर के नेता थे, जिस घर के उद्योगी व्यापारी डॉक्टर्स इंजीनियर थे, और जिस घर के लोगों ने खुद भ्रष्टाचार भी किया था, उस घर के भी किशोर किशोरी रोड पर निकल गए। मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं इससे इनकार भी नहीं कर रहा हूं रमन जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नेपाल जितना पीछे लौट गया, 10 साल पीछे लौट गया होगा, लेकिन जिस टैक्स की आप बात कर रहे हैं, ये टैक्स कल 4% से ज्यादा हो सकता है 20% भी लग जाए, तब क्या करेंगे? नुकसान तो आपका अपना हुआ। ऐसा है जो नुकसान आप बखूबी जानते हैं, जो जब तक किसी भी वस्तु जब तक मिटता नहीं है तब तक पुनर्निर्माण नहीं होता है। आखिर यह विषय आनी थी, यह घटना होना था। तो यह जो घटना हुआ है, इससे हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने की सबसे देखिए, जब तक आप जड़ का इलाज नहीं करेंगे, रूट कॉज में प्रवेश नहीं करेंगे। रूट कॉज यह है कि आप इन्हीं पॉलिटिशियन को यदि पुनर्स्थापित करके रखेंगे। सुशीला कार्की जी ने एक बहुत अच्छा आज स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई कठपुतली प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहती। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरी पहली शर्त है, जो जेनजी युवाओं की भी शर्त है,
जो कि यह संसद विघटन होना चाहिए, और यह नहीं, संसद वो न सिर्फ वो तो विघटन हो होना गया, चाहिए, फैसला इन भी लोगों हो गया ने कि हाँ बल होगा प्रयोग ऐसा। किया, इन रमन जी, वो मासूम फैसला भी बच्चों हो पर, गया इन कि हाँ किशोर संसद को किशोरियों भंग पर, किया जाएगा। उन पर उन्होंने उन पर शुरुआत कर उनके दी है। उनकी आप जिस पहले बात का निष्कर्ष जिक्र कर रहे शामिल हैं, है। मैं वापस आऊंगा आपके पास रमन जी। जी, मैं एक बार संजीव जी के पास जाना चाहूंगा। संजीव जी, क्योंकि अब अंतरिम जो प्रमुख है उनका ऐलान हो गया, उनके नाम का ऐलान होने के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 6 महीने के लिए आपातकाल लग जाएगा। 6 महीने के लिए आपातकाल, यानी वो एक्शन में तो हैं, लेकिन पहले बेरोजगारी, फिर उसके बाद गरीबी, और अब जेनजीज यानी देश का भविष्य जिनको कहते हैं, उन्हीं से खतरा है देश को। नहीं लग रहा ऐसा कि कभी विरोध हुआ फिर सड़कों पर? देखिए, ये आपातकाल का समय तो निसंदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, एक अच्छा अवसर भी है। नेपाल की जो युवा है, नेपाल की जो जेनजी हैं, उन्होंने सड़कों पर आकर के अपने प्रदर्शन को करके, हालांकि ये वायलेंट प्रदर्शन हो गया, और उसके पीछे भी केपी शर्मा ओली का जो ब्लंडर है वो जिम्मेदार है कि पहले तो आपने उनके मुंह पर पट्टियां बांधने का और उनके व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताले जड़ने का काम किया, सोशल मीडिया पर बैन करा करके, जिसमें कि वो अपने दुख दर्द को व्यक्त किया करते थे, एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करते थे, जो अपनी त्रासदी वो झेल रहे थे उसको वो व्यक्त करते थे। पहले तो आपने वो ब्लंडर किया, और जब वो युवा जब सड़कों पर आए तो आपने उनके ऊपर गोलियां चलाई, और पहले ही दिन जो है 20 से ज्यादा युवाओं को आपने मौत के घाट उतार दिया, 500 से ज्यादा युवाओं को आपने क्रिटिकली इंजर्ड कर दिया। ये जो गलतियों पर गलतियां केपी शर्मा ओली की जो सरकार है, जिसको कहते हैं, जिसको मैं कहता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब और इस जैसे कुछ सरकार का पतन हो चुका है। लेकिन ये जो युवाओं ने सड़कों पर उतर करके नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक अलार्म बजाने का कार्य किया है, एक अलर्ट करने का कार्य किया है। और मैं मानता हूं कि अभी तक का जो नेपाल का जो लोकतंत्र है, उसकी जो ये अगर ये दयनीय स्थिति है, तो उसके पीछे लोकतंत्र की जिम्मेदारी लिए हुए नेपाल के वो सभी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, सभी की ये सामूहिक विफलता है, कलेक्टिव फेल्योर है सभी का। बिल्कुल और कलेक्टिव सभी फेल्योर को है सबक लेना होगा जी। यंगस्टर्स और सभी सड़कों को पर आए, सबक उन्होंने अपनी लेना ताकत होगा। दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, और लेकिन इस ताकत के पीछे एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। मैं श्वेता जी आपसे पूछ रहा हूं, यंगस्टर ने तख्ता पलट कर दिया, सब कुछ कर दिया, नई सरकार के गठन को लेकर अंतरिम सरकार कौन प्रमुख बनेंगे इस पर भी तय हो गया कि हाँ सुशीला कार्की बन रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती जेनजीज होंगे आने वाले वक्त में। अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया उनकी तरफ से जो देश के लिए सही हो सकता है युवाओं के लिए सही नहीं हो, तो शायद युवा फिर से सड़कों पर आ जाए। बिल्कुल, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब यूथ मोबिलाइज होता है तो एक बहुत डीप रूटेड फ्रस्ट्रेशन है, एंड डीप रूटेड फ्रस्ट्रेशन सिस्टम के साथ है। तो अगर आप देखें, एंड इसमें मैं आपको थोड़ा सा नेपाल से हटकर बोलूंगी, साउथ एशिया में अगर अभी आप देखें, दो और कंट्रीज के मूवमेंट्स हमें समझने पड़ेंगे, जो है बांग्लादेश और श्रीलंका। तो एक अगर आप मैप करें ये मूवमेंट्स की ट्रैजेक्टरी को, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कंपैरेटिव फ्रेम में कैसे वो होगा। बट आई वुड से नेपाल जो है हटकर है। नेपाल हैज डीप रूटेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस vis-a-vis इट्स यूथ। अगर आप देखिए अलग अलग फेजेस में ये हुआ है। मोनार्की के अगेंस्ट अगर मूवमेंट देखें 2006 में, अगर आप देखें जिस तरह से पीस एग्रीमेंट आया, तो पर आपकी ये जो सवाल है कि अगर ये जेनजी के जो एक्सपेक्टेशंस है उससे ये इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आती है, तो डेफिनेटली एक रहेगा कि किस तरह से ये कंसेंसस लेकर ये इंटरिम सरकार आगे बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट आई वुड से द बिगर चैलेंज इज हाउ डू दे एक्चुअली ब्रिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसको कैसे आगे लेकर जाएगा। एंड दूसरी चीज आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जेनजी मूवमेंट में, जो मैंने पहले भी कहा, जेनजी मूवमेंट में कंसेंसस नहीं है, अलग अलग स्ट्रैंड्स है। एंड आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो डिसेंशंस है वो ज्यादा उभर कर आएंगे। हमने ये भी देखा कि जब ये बात हो रही थी कि शुड बालन शाह लीड या फिर सुशीला कोर्की की बात हुई, तो वो डिसेंशंस दिख रहे थे, बिल्कुल नजर आ रहे थे सतह पर, अब उभर कर आएंगे। बिल्कुल वो नजर आ रहे थे। मैं रमन जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि भारत से रिश्ते कैसे रहेंगे और फिर आगे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। तो नेपाल को लेकर आज बातचीत हो रही है, और नेपाल कैसे बनेगा नया नेपाल, क्योंकि 1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान नेपाल को हो गया जेनजीज के इस आंदोलन में। और अब नई सरकार को लेकर प्रमुख जो होंगे, सुशीला कार्की जो होंगे, उनका नाम का ऐलान भी हो गया। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ बैठे हैं, रमन पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। रमन जी, मेरा सवाल आपसे ही होगा
क्योंकि बाकी दो गेस्ट से मैंने सवाल लिए थे, बारी आपकी है। भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे नेपाल के, क्योंकि सुशीला कार्की ने बीएचयू से पढ़ाई की है और बिल्कुल भारत के बॉर्डर के पास बहुत नजदीक रहती हैं, भारत को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। आपको क्या लग रहा है, बेहतर तरीके से सामंजस्य होगा? देखिए, नेपालियों के लिए भारत अधिकांश नेपालियों की पूर्वज राष्ट्र है। भारत से एक संबंध जो है हम नेपालियों की, ये न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक रिश्ता, शैक्षिक रिश्ता, एक प्राकृतिक रिश्ता है भारत से। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि दुनिया की जितनी भी हमारे यहाँ योजना आती है, उसमें अकेले भारत का हमारे यहाँ विकास में 70% से अधिक का योगदान है। और जो 1 रुपया भी ऋण कर्ज में नहीं हमको दिया जाता है, उनकी योगदान है हमारे विकास में। तो आप जिस विषय पर आप सोच रहे हैं कि पुनर्निर्माण होगा, इस डर से कितने दिनों तक लोग भ्रष्टाचार का सहन करते साहब, कितने दिनों तक लोग भ्रष्टाचारियों के खौफ में जीते। देखिए, आज मैं आपको एक नई बात बताऊं कि इतना कुछ हो जाने के बाद, 51 लोगों की शहादत के बाद, हजारों लोग आज अस्पताल में पड़े हुए हैं, हजारों किशोर किशोरियां और आईसीयू में लोग हैं, फिर भी ये अहंकारी पूर्व शासक लोग, वो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउवा हों या एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के अध्यक्ष के खड़ग प्रसाद शर्मा ओली हों, या ये माओवादी इस देश में 18,000 का हत्या करने वाला प्रचंड हो, पुष्प कमल दहाल प्रचंड हो, ये लोग आज भी कह रहे हैं कि सुशीला कार्की जी का आराम है, जैन जी युवाओं का आराम है कि आप निष्पक्ष तहकीकात नहीं कर सकते हो, आप निष्पक्ष छानबीन आयोग की गठन नहीं कर सकते हो। यह क्या है साहब? नेपाल उनकी जागीर है, नेपाल उनकी जनता उनके रहती हैं, वो जमींदार हैं, वो मालिक हैं। ये साहब लोकशाही है, और लोकशाही में आपने युवाओं के आवाज को दबाने का प्रयत्न किया है। लोकशाही में आप लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी हथियार है, वह वाक्य स्वतंत्रता है। आपने वाक्य स्वतंत्रता से सिर्फ इसलिए बंधेज लगाया कि इस देश में आप लोग दर्जनों घोटाला किए हैं, और उन घोटालाओं पर लोग नहीं, उसका इम्पैक्ट भी दिख गया रमन जी, उसी का इम्पैक्ट है, इन्हीं घोटालों का असर है कि सरकार बदल गई, तख्ता पलट गया, आपने देखा सबको भागना पड़ गया यहाँ से, और दुनिया के लोग इसमें हमारे संग साथ हैं। बिल्कुल तख्ता पलट हो गया रमन जी। देखिए संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डैमेज हुई नेपाल की, पटरी पर कैसे आएगी? होटल व्यवस्था आपने देखा, होटल जो टूरिज्म है वो सबसे ज्यादा फेमस नेपाल का है, 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन वहां परेशानी है, टूरिज्म भी मुश्किल में, होटलों को जला दिया गया। कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी संजीव जी? स्थिर सरकार, एक स्थिर व्यवस्था की स्थापना करना जरूरी है, और मेरा ऐसा मानना है कि सुशीला कार्की जी का जो के बारे में जो सहमति बनी है, एक बहुत ही अच्छा घटनाक्रम सामने आया है। वो बेहद जिम्मेदार, बेदाग छवि वाली जुडिशरी की एक शीर्ष स्तर पर पहुंची हुई व्यक्तित्व हैं, और जाहिर है कि वो एक अच्छी लीडरशिप प्रदान करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उनको गहरा अनुभव हासिल है, नेपाल की सारी स्थितियों को बहुत ही पैनी तरीके से वो समझती हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि वो एक कुशल प्रशासक भी होंगी, और चीफ जस्टिस नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट की होने के नाते उनका जो कार्य का जो अनुभव है, उनको सभी उसमें मददगार साबित होगा। और नेपाल में आज एक सख्त और एक निष्पक्ष प्रशासन की आवश्यकता है, एक ऐसे गाइडेंस की आवश्यकता है, एक ऐसे विजनरी लीडर की आवश्यकता है जो कि नेपाल में लोकतंत्र के भविष्य को सुरक्षित रख पाए, और जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने की उनकी प्राथमिकता होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि, लेकिन एक बात मैं, जो हमारे भाई हैं रमन पांडे जी, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि नेपाल, और जैसा कि मैंने स्वयं कहा कि नेपाल के लोगों के समक्ष, नेपाल के पॉलिटिकल क्लास के समक्ष एक स्वर्णिम अवसर भी है। अभी भी चेत जाए, अभी भी समय है, अभी भी देर नहीं हुई है। तो युवाओं ने सड़कों पर आकर के अपने आंदोलन को करके उनको जगाने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। यदि वो अब भी नहीं चेते तो नेपाल का जो भविष्य उसी तरीके का बन सकता है, जैसा कि आप म्यांमार का देख रहे हैं, जैसा कि आप बांग्लादेश का देख रहे हैं, जैसा कि आप पाकिस्तान का देख रहे हैं। नेपाल को उस भविष्य से अगर बचाना है तो आज भी नेपाल के नेताओं के पास, लोकतंत्र के नेताओं के पास कल को यही चुनाव लड़ेंगे, जब भी वहां चुनाव होंगे तो वो पर्चे दाखिल करेंगे। जाहिर है कि उनके समक्ष एक अवसर है कि अभी भी अपने व्यवहार को सुधार लें, भ्रष्टाचार के आकंठ में जो डूबे हुए हैं उससे बाहर निकलें,
और वहां पर लोकतंत्र के मांग को करने वाले जो वहां के युवा हैं उनके साथ संवाद स्थापित करें, ये बहुत आवश्यक है। बहुत युवाओं जरूरी भी की है, बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि और युवाओं को उनकी साथ लेकर समस्याओं चलना को है। समझना ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, अगर नेपाल में युवाओं को साथ नहीं लेंगे तो परेशानी में भी पड़ेंगे। रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रमन जी संक्षेप में बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि 2 रोज जो भीषण आंदोलन चली जेनजी युवाओं का, तो इसमें सुरक्षा फौज जो है, सुरक्षा निकाय जो है, सो हमारे यहाँ भयानक दमन किया। और इन्हीं गृह मंत्री के आदेश पर, जो नेपाली कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करते थे, और कम्युनिस्ट के जो एमाले के प्रधानमंत्री जो थे, इनकी इशारों पर भयानक दमन हुआ। लेकिन इसमें एक सुरक्षा जो निकाय है, उसमें नेपाली सेना जो है, सो एक बात बताऊं कि उसने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम किया साहब। जब नेपाली सेना की बख्तरबंद गाड़ी को ये लोग बुलाए, जबकि नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि कोई बाह्य आक्रमण नहीं था, आंतरिक वैसे, तो इन लोगों ने जब बुलाया तो नेपाली सेना के गाड़ी के आगे पीछे हमारे किशोरी खड़े हो गए, जेनजी के वालों। तो नेपाली सेना बिल्कुल वहां से अपने एक्शन को आगे नहीं बढ़ाया, तो यही कारण हुआ कि नेपाली सेना के प्रति नेपाल में एक श्रद्धा बना है। और यही कारण है कि नेपाली सेना के नेतृत्व में आज जो विषय बात आगे बढ़ रही है, तो उसके प्रति यहाँ के लोग बहुत आश्वस्त हैं कि यह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो जनहित में नहीं होगा। तो इस तरह से नेपाली सेना ने अभी प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम किया है, यह मैं आपको जानकारी दूं। और यहाँ जो आप कह रहे हैं कि जो संजीव जी कह रहे थे, युवाओं के साथ संवाद करके यहाँ के जो पुराने नेता लोग हैं, जो लोकतंत्र का दुहाई देके देश का शोषण किए, तो मैं निवेदन करूं आपको अनूप जी, जो कि चाहे आप लाख दुहाई दे दीजिए, चाहे आप लाख करिश्माई नाटक नौटंकी कर लीजिए, लेकिन आज के युवा, आज का जनरेशन इन रिटायर्ड नेताओं को फायर कर चुका है। नहीं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है कि युवा आगे आए हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं रमन जी, युवा आगे आए और बेहतर भविष्य तलाशे मैं भी चाहता हूं, लेकिन अपने देश का नुकसान करके नहीं। मैं श्वेता जी आपके पास आता हूं। जो बात रमन जी कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि आपने सरकार बदली, तख्ता पलट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। सरकार गलत कर रही थी, भ्रष्टाचार में डूबी थी, अच्छा किया आपने, लेकिन अपने देश का तो नुकसान किया आपने, और इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना है। बेरोजगारी बढ़ जाएगी, रोजगार को लेकर गरीबी बढ़ जाएगी, तमाम चीजें बढ़ेंगी, और बहुत जल्द निपटना है तो कहीं ना कहीं निवेश भी चाहिए। ऐसे में निवेश कौन करेगा? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन है, तो वो नेचर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इंटैक्ट रहनी पड़ेगी। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड इसीलिए अगर हम देखें कि अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम की डिमांड हो रही है, उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा। अगर हम देखें कि अब कैसे, हाउ डू यू रीबिल्ड दिस नया नेपाल, मतलब अगर हम इसकी बात करें, तो क्या फिर हम फॉरेन, अब हम देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आएंगे। एंड अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल चर्निंग की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगी। और वो जियोपॉलिटिकल चर्निंग ये है कि नेपाल जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अगर हम देखें, इंडिया और चाइना के कंपीटिंग इन्वेस्टमेंट्स है, इंडिया का एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है नेपाल के साथ, एक सिविलाइजेशनल लिंकेज है, बट चाइना ऑल्सो हैज कंपीटिंग इंटरेस्ट। तो ये जो नई सरकार बनती है, जो इंटरिम सरकार बनती है, ये कैसे इन कंपीटिंग जियोपॉलिटिकल फोर्सेस को बैलेंस करेगी। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि साउथ एशिया में जो और पावर्स है, वो भी इन डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। हैविंग सेड दैट, वी विल आल्सो क्लोजली वॉच कि जो ग्रेट पावर्स है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, उनका क्या इसमें वो रहेगा, यू नो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजिशन एंड रिजीम चेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम नेपाल को सिर्फ इन आइसोलेशन नहीं देख सकते हैं, डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा डोमेस्टिक और एक्सटर्नल का क्या इंटरैक्शन होता है। तो आई वुड से कि for the first female prime minister of Nepal, the road ahead is not going to be easy. To build a consensus would not be easy, but I would agree कि ये एक transformative moment है to build a pathway towards democratization and democracy. बिल्कुल संजीव जी, श्वेता जी जो कह रही हैं ये बेहद अहम बात बता रही है, लेकिन संजीव जी आपने जिस बात का जिक्र किया कि सुशीला कार्की जो है निष्पक्ष हैं और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, संजीव जी शायद हमारे साथ जुड़े नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा। रमन जी,
आप जो बता रहे थे कि भाई युवाओं से जुड़कर संवाद करके बातचीत करनी होगी, लेकिन युवा भी बटे हुए अलग अलग ग्रुप में। आपने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर का नाम तय करने में, अंतरिम पीएम का नाम तय करने में कितनी परेशानी आई, अलग अलग ग्रुप अलग नाम दे रहे थे। ऐसे में युवाओं को साथ लेकर चलना, क्या सारा ग्रुप एक साथ चल पाएगा? देखा जाए, हाँ, कहीं भी लोकतंत्र में एक मत नहीं होता है। ये एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन, एक स्वस्फूर्त युवा लोग सड़क पर आए थे और स्वस्फूर्त जहां भीड़ हुई, जहां आंदोलन हुआ, तो इसमें एक मत हो जाए इसकी कल्पना करना जायज नहीं होगा। परंतु मैं विदुषी श्वेता जी के चिंता पर एक विषय कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि नेपाल का पुनर्निर्माण कैसे होगा। साहब, हम लोग इस स्तर तक अस्वस्थ हैं कि जब आपको मैं बता दूं कि 1990 में 2046 में विक्रम संवत 1900 ईस्वी 1990 में हमारे यहाँ लोकतंत्र की पुनर्बहाली होती है और उस लोकतंत्र के पुनर्बहाली में भारत के नेता चंद्रशेखर से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से लेके और सारा भारत का सपोर्ट हमको मिलता है और जगह जगह हर अवस्था में हमको प्राप्त हुई है। उसके बाद जो लोकतंत्र की पुनर्बहाली होती है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनता है, लोकतांत्रिक तरीके से गवर्नमेंट चुनी जाती है और उस वक्त से जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का शुरुआत हुआ साहब, तो आज तक वह भ्रष्टाचार अनवरत जारी रहा। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि 1990 से अभी तक का भ्रष्टाचारियों का तहकीकात हो, संपत्ति की, उनकी संपत्ति की स्रोत की खोज हो, और इतना ही नहीं, दूसरे चरण में 2007 में जो हमारे यहाँ राणा को विदा करके जो प्रजातंत्र आई है, दूसरे चरण, तो इन संपत्तियों की जब खोज होगी, न सिर्फ नेताओं की संपत्ति, यहाँ के प्रशासक, यहाँ के कर्मचारी तंत्र, वह भी 90% से अधिक कर्मचारी तंत्र लुटे ही लुटे। तो इन सबों की जो संपत्ति के स्रोत की खोज होगी, तो हमारे यहाँ इतना संपत्ति निकलेगा साहब, इसका राष्ट्रीयकरण होगा। ये तो जांच का विषय है, जांच होगी, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे कि हाँ भाई किसने कितना घोटाला किया, कितने कितने पैसे कमाए। लेकिन चुनकर भी तो आपके लोगों ने भेजा था, इन्हीं युवाओं ने भेजा था चुनकर, इन्हें सत्ता तक आप लोगों ने बिठाया था। जितने लोगों का नाम ले रहे हैं, क्या आप तय नहीं कर पाए कि किनको बिठाना है, किनको नहीं बिठाना है? बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि नेता लोग इतने करप्ट हो गए, जो उन लोगों ने पब्लिक को भी करप्ट कर दिया। इस नेपाल की राजनीति में वंशवाद स्थापित हो गया, जातिवाद स्थापित हो गया, आप देखें तो समुदायवाद स्थापित हो गया। तो इस तरह से पब्लिक को गुमराह करने का काम किया गया और सबसे बड़ी तो जाति जाति के नेता बन गए यहाँ पे। तो इस तरह से राष्ट्रीयता कमजोर पड़ी और इस नेपाल के अंदर जो संविधान बना साहब, उस संविधान पर आप देखेंगे तो यहाँ के बहुसंख्यक लोग, जैसे हम मधेसी लोग इस देश में 53% हैं, दोज पीपल हु आर ब्लड बाय इंडियन, बोर्न बाय नेपलीज कॉल्ड मधेसी। यहाँ के पहाड़ के जनजाति आदिवासी लोग, राय, लिंबू, गुरुंग, सभी नाखुश हो गए। मधेसी लोग तो उस पर सिग्नेचर नहीं किए। तो ऐसी अवस्था में एक लादी गई संविधान हमारे यहाँ आई, जिस संविधान के प्रति किसी का अपनत्व डेवलप नहीं हुआ। नेपाल बहुतेरे राष्ट्रीयताओं का देश है, भारत भी बहुतेरे राष्ट्रीयताओं का देश है, तो यहाँ की संविधान तमाम राष्ट्रीयता को संबोधन नहीं कर पाया। तो इस संविधान के प्रति, और इसमें जो काठमांडू से सत्ता के संचालक हैं, वो सिंह दरबार, जो हमारी सेक्रेटरीट है, वो लगातार सैकड़ों वर्षों से नस्लीयता की प्रदर्शन करती है और नस्लीय शासन चलाती है। तो इसमें तो समाज को इन्होंने बांट के रखा। इसीलिए यही कारण रहा कि जातिवाद में बांटा, समुदायवाद में बांटा, क्षेत्रवाद में बांटा। तो इसी का परिणाम हुआ कि इनको भ्रष्टाचार करने की मौका मिली। लेकिन अभी जाके यहाँ के जनजी के युवाओं ने समझा कि हम बटेंगे नहीं, सबसे पहले हम अपने देश को बचाएंगे, हम राष्ट्र को बचाएंगे और हम इन भ्रष्टाचारियों को खदेड़ेंगे। और आपने जिस सिंह दरबार की बात की, रमन जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, श्वेता जी के पास जाता हूं। मैं सिंह दरबार की बात कर रहे हैं, रमन जी, आप सिंह दरबार की बात कर रहे हैं, इसको जला दिया जंजीज ने, संसद को जला दिया आप लोगों ने, तमाम जो जंजीज थे उन लोगों ने जला दिया। अब ऐसे में सवाल ये कि नई सरकार बनेगी तो बैठेंगे कहां लोग, ये भी तो सवाल है ना, उसके लिए भी तो पैसे लगेंगे। श्वेता जी, कहां से आएंगे पैसे? अब जो चीजें जल गई, जो जंजीज ने बर्बाद कर दी, उनको कैसे स्टेबल किया जाएगा, कैसे होगी चीजें, कैसे ठीक होंगी? जिस सिंह दरबार के रमन जी बात कर रहे, वो तो खाक है। संसद को जला दिया, कई प्रधानमंत्री मंत्री के घरों को जला दिया, सरकारी दफ्तर जला दिए, आखिर पैसे तो चाहिए, गलती तो हुई शायद।
अगर आप देखें अनुपम जी, एंड यही एक जो बहुत अहम मुद्दा रहेगा वो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए रहेगा। इंटरिम गवर्नमेंट क्या प्लान ऑफ एक्शन आगे जो है चॉक आउट करती है कि किस तरह से ये जो है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बात करें, न्यू पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करें, तो ये विदाउट लाइक एक स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम पे ही ये हिंज्ड होगी। और अगर हम स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, आप ये भी देख रहे हैं कि अभी लॉसेस कितने हुए हैं। नेपाल जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत रिलाई करता है, उसमें लॉसेस हुए हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में लॉसेस हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट नेक्स्ट, तो क्या जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें रीजनल पावर्स जो हैं, विल दे कम इन एंड सपोर्ट रीबिल्डिंग नेपाल, और ये देखा गया है। पर अगर हम रीजनल पावर्स की बात करें तो इसमें हमें देखना होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि रीजनल पावर्स से कहां से उम्मीद करी जा सकती है। इफ यू लुक एट इट, इंडिया हैज ऑलवेज, as part of its neighborhood first policy, India has always come in to support its neighbors, and इसमें चाहे श्रीलंका हो जब इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, चाहे मालदीव्स हो और चाहे नेपाल हो। चाइना को अगर आप देखें, चाइना हमेशा लोन्स देता है, तो क्या चाइना बी इंटरेस्टेड इन रीबिल्डिंग this transformative Nepal? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। But India, as I said, कि as part of its neighborhood first policy, as part of its historical ties with Nepal, जो उनका बहुत close relationship रहा है नेपाल के साथ, ये देखना पड़ेगा। But ये सब अभी हम तभी कह पाएंगे कि जब इंटरिम सरकार जो है अपने एजेंडा को, अपने ब्लूप्रिंट को जो है वो सामने लेकर आती है। तो अभी आई वुड से इट्स टू अर्ली टू स्पेकुलेट। बिल्कुल, बहुत जल्दी होगी, लेकिन भारत तो हमेशा नेपाल का बहुत बड़ा सहयोगी रहा और आगे भी रहेगा। भारत का सवाल में आज बात नेपाल को लेकर हो। नेपाल कैसे नया नेपाल बनेगा? नेपाल में हालांकि अंतरिम सरकार के प्रमुख का ऐलान हो गया है, लेकिन उनके लिए बड़ी चुनौती है कि नेपाल को कैसे बनाना है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई उसने नेपाल को कई सालों पीछे धकेल दिया है। अब सुशीला कार्की को प्रमुख बनाया गया अंतरिम सरकार का, और थोड़ी देर बाद वो शपथ ग्रहण भी करेंगी। ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां उनके पास। हमारे पास हमारा पैनल है और साथ ही रमन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सीधा मैं उनका रुख करूंगा। रमन जी, सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था लागू करना होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि 6 महीने में चुनाव कराना है। 6 महीने में चुनाव होना मतलब आपके पास राजनीतिक पार्टियां भी वही हैं जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं। कैसे चुनाव होगा, कौन लड़ेगा चुनाव, बड़ा सवाल है। अनूप जी, आपने ब्रेक से पहले एक विषय छेड़ा था जी कि चाइना कहीं भी लोन देती है। मैं थोड़ा सा उस पर बोल कि बिल्कुल आपने सत्य कहा। चाइना न सिर्फ लोन देती है, नेपाल में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बाध्य करके यहाँ पे जो पोखरा एयरपोर्ट इत्यादि का निर्माण हुआ कर्ज के तहत, तो चाइना न सिर्फ लोन देती है नेपाल में और दुनिया के अन्य भागों में। चाइना तो हमारी जो सीमा नेपाल की है वो तिब्बत के अंदर टिंगरा नदी बोलते हैं, वो सैकड़ों किलोमीटर वहां तक की नेपाली भूभाग को कब्जा करके रखा है। सागर माथा माउंट एवरेस्ट का उत्तरी छोर को कब्जा कर लिया। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में विषय से हट के गया कि चाइना न सिर्फ लोन लेने के लिए बात करती है। जो पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है साहब, वो महज एक साधारण एयरपोर्ट नहीं है। उस एयरपोर्ट को एक तरह से उसने सैनिक एयरपोर्ट बनाया है। तो ये सब चाइना की विषय तो है ही, लोन देता है। भारत के जैसा कहाँ आप पाएंगे? भारत अपने आप में एक लोकतंत्र का मंदिर है, विविधताओं का दर्पण है, एकता की मूरत है। तो भारत तो सहयोगी राष्ट्र है जिसकी प्रथम हमला किसी पर करने की नीति, नियत और सिद्धांत नहीं है। अब आइए कि ये आगे का चुनाव, जो विषय आपने कहा, बिल्कुल नई शक्ति आएगी साहब। पहले का जनरेशन, मैं पहले ही निवेदन किया हूं कि ये पुराने नेता लोग जो देश लूटने के मानसिकता से राजनीति को क्विक मनी अर्निंग का विषय बनाने वाले लोग अब आगे की राजनीति में सर्वाइव नहीं कर देता। हो सकता है इन लोगों की दृष्टि, इन लोगों की अवस्था अब समाप्त हो चुकी है। तो नई शक्तियां नेपाल में जन्म लेगी। अब यही जेन जी के लोग आगे आएंगे, जेन वाई के लोग आगे आएंगे, जेन एक्स का निर्देशन होगा। नहीं, हो सकता है नए राजनीतिक दल का निर्माण भी हो सकता है, चुनाव वो लड़े। नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रमुख का चयन हो गया है। सुशीला कार्की अब शपथ भी लेने वाली है, लेकिन बहुत चुनौती उनके सामने है कि नेपाल को कैसे बनाना होगा, क्योंकि जिस तरह से हिंसा बढ़ी उसने नेपाल को बहुत पीछे धकेल दिया है। हमारे साथ रमन पांडे मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं। और रमन जी, आप जैसा चाइना का जिक्र कर रहे थे, मैं वही पूछने जा रहा था आपसे। आप तो बता रहे हैं कि चाइना ने क्या किया, कैसे किया। स्ट्रैटेजी होती है चाइना की, भाई जिस देश पर उसको वहां अपना रूल करना है, वहां धीरे धीरे
वो इन्वेस्ट करती है, ऐसा ही नेपाल में हुआ। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सुशीला कार्की जी के आने के बाद भारत से रिश्ते गहरे होंगे, भारत से जो रोटी बेटी का रिश्ता वो और ज्यादा मजबूत होगा? नेपाल और भारत की रिश्ता अनूप जी ऐसा है कि किसी के आने जाने से या दिल्ली और काठमांडू के बात करने से रिश्ता तय न हुआ था, न होता है, न हो। यह तो एक प्राकृतिक रिश्ता है साहब। हमारे भारत और नेपाल के बीच में 1850 किलोमीटर की जो हमारी बॉर्डर है, 3 तरफ से भारत है, एक तरफ से तिब्बत है। मैं चाइना नहीं कहता हूं, मैं तिब्बत कहता हूं। उत्तर की तरफ से हमारा पड़ोसी तिब्बत है और 3 तरफ से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की तरफ से भारत है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो रोटी और रोजगार की रिश्ता है, जो प्राकृतिक रिश्ता है, यह रिश्ता सदियों पुरानी रिश्ता है। यह धार्मिक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, शैक्षिक रिश्ता है, रोजगारी का रिश्ता है। तो यह रिश्ता कोई किसी प्रधानमंत्री के आने से, प्रधानमंत्री के बदल जाने से, सत्ता के बदल जाने से और किसी व्यक्ति के आने जाने से यह रिश्ता न तो कभी प्रभावित हुआ है, न तो कभी प्रभावित हो रहा है। यह रिश्ता व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जन रिश्ता। मैं आपको निवेदन करूं कि आप चूंकि दिल्ली में हैं तो एक छोटी सी मैं उदाहरण दूं कि हमारा जो खुला बॉर्डर है ना, हम जनकपुर धाम से आते हैं। मैं जनकपुर गया हुआ हूँ रमन जी, और बिहार के रास्ते जनकपुर गया हुआ हूँ, गाड़ी लेकर गया हुआ हूँ मैं। जी 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 जी, हाँ, अच्छी बात है, आप राम जी के ससुराल आए, अच्छा किए। तो मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दे दूं कि जैसे आप बिहार के रास्ते आए ना, तो भिट्ठा मोड़ बॉर्डर से आप क्रॉस किए, तो हमारे यहाँ एक सोजनी भोज होता है, तो जिसमें 10-5 गांव के की वैसे बड़ा सा भोज होता है अपने में किसी फंक्शन का। तो उसमें आप पाएंगे कि 4 गांव नेपाल का होता है तो 4 गांव भारत का। खुला बॉर्डर है, दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है। तो 4 गांव नेपाल का होता है, 4 गांव भारत का होता है। और जब वह उस तरह का भोज होता है कोई बड़ा सा, तो उसमें नेपाल के लोग भी अपना लोटा लेके, अब तो लोटा का प्रचलन खत्म हो गया, तो प्लास्टिक की गिलास, उसको लोटा लेके जाते थे। भारत के लोग आते थे नेपाल। तो साहब पॉइंट यह है जी, इस रिश्ता को कौन तोड़ देगा? यह हमारी जनस्तर की रिश्ता है साहब, जनस्तर की रिश्ता। तो यह जो जनस्तर की रिश्ता है, यह शुरू से, यह निरंतर है। तो यह रिश्ता हमारे बीच में एक प्रेम पूर्ण, सौहार्दपूर्ण रिश्ता है। ये रिश्ता हम भी चाहते हैं, भारत भी चाहता है कि नेपाल से जो रोटी बेटी का रिश्ता है वो उससे भी 2 कदम आगे जाए और ये रिश्ता और प्रगाढ़ हो। हम भी यही गुजारिश करते हैं। लेकिन रमन जी, लैंड करता है मदद में। लेकिन रमन जी, जिन जेनजीज की हम बात कर रहे हैं, युवा वर्ग की बात कर रहे हैं, अब उन्होंने आंदोलन किया, तख्ता पलट किया, वो हिस्सेदारी भी तो मांगेंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं मांगेंगे। तब क्या होगा? मांगना तो हिस्सेदारी नहीं साहब, हिस्सेदारी नहीं। जेएनजी के युवक कोई भिख मंगे थोड़े ही ना है, उनकी नेतृत्व होनी चाहिए साहब। अब का समय जेएनजी युवाओं का समय है। अब का समय इन रिटायर्ड लुटेरे इनको फाइट करना होगा। लेकिन आपने सुशीला कार्की को चुन लिया है, आपने सुशीला कार्की को चुना है। जेनजीज की पसंद है, लेकिन उनकी पसंद को पसंद बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। 3 दिन सरकार में बिना मेहनत अधिकार मांगेंगे जेनजीज जी। 51 लोगों ने शहादत दिया है। जैसे हमने मधेश विद्रोह में 250 लोगों का शहादत दिया था, फिर भी हमारे ही लोग मधेश को बदनाम करके सत्ता भत्ता के गोद में जाके बैठ गए, नस्लीय चौखट पर हाजिरी दे दिए और मधेशवाद को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इसी तरह से आज सैकड़ों लोगों ने, 51 लोगों की शहादत हो चुकी है और जितना रोज बीत रहा है, जितना रात बीत रहा है, उतनी शहीदों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जिन्होंने शहादत दिया है वो नेतृत्व उनकी होगी ना। उन्होंने नेपाल को एक नए युग में प्रवेश करवाने के लिए अपना कुर्बानी दिया। तो कुर्बानी दिया है क्योंकि जिस भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध, जिस भ्रष्ट कर्मचारियों के एक चीज मुझे आप बता दीजिए रमन जी, एक चीज बता दीजिए आप मुझे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट नेता पार्टी हैं, चुनाव तो यही लड़ेंगे, आपके पास दूसरी पार्टी है नहीं वैसी, तो क्या चुनाव से आप इनको हटाएंगे या फिर नई पार्टी का गठन होगा? ये देखिए भविष्य की गर्व की बात है। देखिए क्या होता है कि ओवर नाइट चेंज होता है। कोई जानता था कि 2 रोज के अंदर में इतनी बड़ी घटना होगी? 2 रोज के अंदर में इनको औकात दिखा दिया जाएगा? तो ओवर नाइट परिवर्तन होता है। 2 रोज में पार्टी बनती है साहब, 2 रोज में नेतृत्व आगे बढ़ता है साहब। तो अब ये नए लोगों की युग है, ये नए लोगों का युग है। इसको आप दिग्भ्रमित करके, इसको आप भ्रमित करके अब आप नहीं रख सकते हैं। वही पुरानी पार्टी, वही पुराने नेता
अब लोगों को पता चले है उम्मीद साहब, तो बहुत है सुनिए, आपको भी और हमें भी कि नेपाल बहुत जल्द पटरी पर लौटे, लेकिन ये भी बहुत सही है कि कांटों का ताज है और इसे होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल को बनाना आसान नहीं, इतना आसान भी कांटों नहीं का है ताज जी। तो होना ही चाहिए ना साहब, चले बिल्कुल, हम भी क्योंकि वह उम्मीद करते नाम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जितने साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रमुख का चयन हो गया, लेकिन चुनौती उनके सामने बहुत है। नेपाल को बनाना है, पटरी पर लाना है, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनके लिए ये कांटों का ताज बना है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।